चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक जिसका नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो अपना जो टॉपिक है आज चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है अभी तक, गाउस का नियम उसके अनुप्रयोग, और टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। सतह पर बल। अब एक सेकेंड, अब ये जो है आवेशित चालक की सतह पर बल का मतलब क्या है, देखो समझो इसको। ये अपने पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल है, गोल कंडक्टर है कोई, ठीक, और कुछ गोल बनाते हैं। अब ठीक है, अगर मैं इसको आवेश चार्ज दूंगा तो बताओ चार्ज कहां जाएगा? सिंपल सी बात, सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो वो जो आवेश है सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। अब मैं क्या करता हूं, इस चालक की सतह पर किसी एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना कर लेता हूं, ठीक है। इस अल्प क्षेत्रफल पर ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इस अल्प क्षेत्रफल पर भी आवेश है, ओके। अब इसके आसपास वाला जो आवेश होगा वो इस पर बल लगाएगा, ठीक, इधर से भी लगेगा, उधर से भी लगेगा, हर जगह से इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और वही बल मेरे को ज्ञात करना है, इस पर जो बल लगा वही बल मेरे को ज्ञात करना है। एफ लिखना ठीक नहीं है, डी एफ लिखते हैं, क्योंकि छोटा सा है तो थोड़ा सा बल लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्यों लगेगा? क्योंकि आवेश भी इस पर थोड़ा सा है। मतलब कि कुल मिला के बाद ये है कि बल का फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे, और आवेश इस पर थोड़ा सा है तो बल भी थोड़ा सा ही लगेगा, ठीक। अब बात तो एक ही हो गई। अब कोई बेचारा इसका वाई भी होगा, ये दूसरा एरिया एलिमेंट, ये भी बोलेगा कि भाई मेरे पर भी आसपास वाले बल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसने भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये भी ज्ञात करो। कोई एक इधर उधर और होगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका भी फोर्स ज्ञात करो, इसका भी ज्ञात करो। तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, सभी का ज्ञात करो। तो क्या करेंगे बताओ? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे तो सभी का ज्ञात करने लग गए तो बहुत हो जाएगा, कॉपी बन जाएगी। तो क्यों ना किसी एक का ज्ञात कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। कह देंगे कि पूरे चालक पर लगने वाला बल सिर्फ एक पर लगने वाले बल और उसके साथ पर लगने वाले बल और उसके साथ पर लगने वाले बल सभी अल्प क्षेत्रफलों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बात खत्म। तो हमें सिर्फ एक अल्पांश पर बल ज्ञात करना है और फिर समाकलन कर देना है, तो पूरे चालक पर लगने वाला बल आ जाएगा, ठीक। तो बल लगा कैसे? इस पर आवेश है, जो अड़ोसी पड़ोसी थे इसके सभी ने बल लगाया, तो इस पर बल लगा तो फिर अब ज्ञात करो। तो क्या करें, ये अपने पास वो चालक है जिस पर बल ज्ञात करना है। मैंने इसको आवेश दिया और आवेश इसकी सरफेस पर, तो मैं किन्हीं दो बिंदुओं की कल्पना करता हूं पहले, क्योंकि बल तभी मिलेगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, बल आपको तभी मिलेगा जब आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और फिर हम आवेश को पृष्ठ आवेश के घनत्व के पदों में भी बदलेंगे। dq बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन ds। और बाद में जाकर के हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये अपने स्टेप रहने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र पर पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद बल की बात आएगी। तो मैं बिंदु P1 मान लेता हूं यहां, और एक बिंदु P2 और है जस्ट इसके सरफेस के अंदर अंदर बाहर कुछ इस तरह से, ठीक। अब मेरे को ये बताओ कि ये बिंदु जस्ट सरफेस पर है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा EP1, उसकी वैल्यू कितनी होगी? चालक के पृष्ठ पर सतह पर जस्ट विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करो कि बाहर हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से,
और सतह पर R बराबर कैपिटल R, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अंदर जो है विद्युत क्षेत्र 0 होता था क्योंकि आवेश 0 होता था, ठीक है। तो बाहर सतह पर जो यहाँ जस्ट ऑन सरफेस है, ये ध्यान रखना, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु P2 पर कितना होगा, अंदर है तो 0 होगा। तो इस डायग्राम से हमें बिंदु P1 और P2 पर विद्युत क्षेत्र मिला। तो बिंदु पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन, और पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन 0, ओ सॉरी सिर्फ 0, सेकेंड इक्वेशन। हो गया। अब क्या करना है कि हमें वो अल्प क्षेत्रफल डिफाइन करना है जिस पर हमें बल ज्ञात करना है, फिर बाद में समाकलन। तो अब मैंने एक और डायग्राम बनाया, तो यहां बना लेते हैं, दिख जाएगा, यहां बना लेते हैं। तो ये अपने पास एक और डायग्राम है, ठीक है, कुछ ऐसे। और अब मैंने क्या किया, यहां से एक अल्प क्षेत्रफल उठाया, जस्ट उसको यहां कल्पना कर ली, ये यहां से निकाला हुआ है, ठीक है। अब जो इसका नाम है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का नाम है ए बी, तो बाकी रेस्ट पार्ट का नाम, बाकी भाग का नाम हो जाएगा ए सी बी। ये है ए सी बी और ये है ए बी जो इसके ऊपर से, ठीक। तो पॉइंट अपने P1 और P2, P1 जस्ट यहां पर है और P2 अब इन दोनों के बीच लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, माना पार्ट ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो E1 है, पार्ट ए बी के कारण, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है E1 है, तथा फिर माना पार्ट ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, ठीक है। तो जरा ये देखो, अभी थोड़ी देर के लिए इस AB के अलावा जो भी है उसको भूल जाओ, ठीक। पॉइंट इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, ओके, चार्ज इस तरह से। अब ये बताओ कि P1 पर विद्युत क्षेत्र जो है बाहर की ओर होगा, प्लस है तो बाहर की ओर जाएगा, और क्या नाम है उस विद्युत क्षेत्र का AB के कारण E1, तो यहां विद्युत क्षेत्र E1 होगा जो बाहर की ओर होगा, ठीक है। इसके कारण P2 पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे मान लो ये पतली सी मैंने शीट रखी कोई, याद करो, ठीक। तो यहां भी विद्युत क्षेत्र था, यहां भी विद्युत क्षेत्र था, ओके, दोनों जगह था। तो सेम टू सेम यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसका नाम भी E1 है क्योंकि AB के कारण है, ठीक है। तो पॉइंट जो है AB के कारण विद्युत क्षेत्र हमने डायग्राम में डिफाइन कर लिया। अब बचता है ये वाला भाग। तो देखो पॉइंट P2 इसके इधर है और पॉइंट P1 भी इधर है, तो दोनों पॉइंट पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र E2 है P1 पर भी इधर ही होगा और P2 पर भी इधर ही होगा, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना ज्यादा भी नहीं, ये छोटा सा भाग है, इसको मैं यहां ले आता हूं। ये अपने पास ए बी पार्ट है कोई, इस पर चार्ज है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट P1 रख रखा है और ये पॉइंट P2 रख रखा है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र का नाम E1 है। तो बताओ यहाँ E1 इधर आएगा और इधर E1 इधर आएगा, तो वही तो किया है, P1 पर E1 उधर, P2 पर E1 इधर, तो P1 पर E1 उधर, P2 पर E1 इधर, हो गया। अब इस बाकी के गोले की वजह से समझो, ये है पॉइंट P2 और ये है पॉइंट P1, इसको मैं गायब कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। इसके कारण P1 पर विद्युत क्षेत्र E2 इधर होगा और P2 पर भी विद्युत क्षेत्र E2 इधर होगा, यानी कि E2 दोनों केस में उधर ही रहेगा। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखते जाओ।
पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP1 बराबर, P1 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन कौन सा ऐड होगा, E1 उधर, E2 इधर, सब इधर, तो E1 प्लस क्या आ गया अपने पास E2। हुआ कुछ? सेम टू सेम पॉइंट P2 पर विद्युत क्षेत्र ये कितना है, EP2 बराबर E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि देखो जो है P2 पॉइंट, E1 है इधर, E2 है उधर, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो E1 माइनस E2 है। ठीक है, अब इक्वेशन की बात आती है, ये हो गई अपने पास थर्ड और ये हो गई अपने पास फोर्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन EP1 को बता रही है और थर्ड इक्वेशन भी EP1 को बता रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से EP1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EP1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों EP2 को डिफाइन कर रही है। तो इक्वेशन 2 एंड 4 से E1 माइनस E2 बराबर 0। ठीक, तो यहां से E1 इक्वल्स टू क्या मिल गया, E2। सिक्स्थ इक्वेशन E1 इक्वल्स टू क्या मिल गया, E2, बिकॉज EP2 है 0। अब 5 और 6 इक्वेशन में देखो क्या हो सकता है। तो इक्वेशन नंबर 5 में E1 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E1 बराबर E2 हो गया, तो यहां E2 पुट कर दो। तो अब इक्वेशन 5 व 6 से E1 की जगह E2, तो E2 और E2, 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E2 इक्वल्स टू कितना हो गया, तो E2 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ रही है कुछ बात समझ? तो ये अपने पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब जरा इसको मैं एक इक्वेशन बना ही लेता हूं 7। अब बात को समझो, ए बी जो है वो अपने पास एक छोटा एरिया है, अल्प क्षेत्रफल है, तो इस पर लगने वाला फोर्स, जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QE, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, नहीं तो कूलॉम्स लॉ वाला होता ही होता है। अब इसका जो एरिया है थोड़ा सा है, तो इस पर चार्ज भी क्या है, थोड़ा सा है, एरिया भी थोड़ा सा है। चार्ज थोड़ा सा है तो मैं Q नहीं लिखूंगा, dQ लिखूंगा, तो फिर फोर्स भी क्या लगेगा, dF थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है वो E2 है, E1 जो है, E1 इधर, E1 इधर, तो E1 तो खत्म, E2 बचा अपने पास। यहां से E1 और E2 इक्वल हो गए, E1 इक्वल्स टू E2 लिख सकते हैं। तो यहां मैं E2 लिख देता हूं, तो dF इक्वल्स टू आ गया E2 dQ। E2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में dQ हो गया। अब ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, आवेश थोड़ा है, क्षेत्रफल भी थोड़ा है, तो यहां पृष्ठ आवेश घनत्व से चूंकि सिग्मा बराबर होता है dQ अपॉन ds, अतः dQ बराबर हो जाएगा सिग्मा ds। इस dQ की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा, तो dF अपने पास आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में सिग्मा ds, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट और ds। ये है उस अल्प क्षेत्रफल ds पर लगने वाला बल, जो छोटा सा हमने एक अल्पांश माना था, यहां बनाए थे वो गोले से काफी सारे छोटे छोटे इस तरह से, तो एक पर जो बल लगा वो ये आया। ठीक, अब यहां से आगे हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखेंगे। इसको करते हैं इरेज। ठीक है, अब देखो तो df इक्वल्स टू इतना आ गया। ठीक है, अब आता है संपूर्ण चालक पर, तो संपूर्ण चालक पर बल समाकलन से मिलेगा F बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में ds हो गया। अब उसके बाद एक तो ये हो गया क्लियर, ये बल जो है पृष्ठावेश घनत्व के पदों में आ गया, यहां भी बल पृष्ठावेश घनत्व के पदों में आ गया। इसको मैं फिलहाल मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 8 और इसको मैं 9 मान लेता हूं समझाने के लिए। अब हम समीकरण 8 से, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, तो बात ये है कि यहां से सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू E, ये हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, देखो यहां पर जो वर्किंग में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है, ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया है, लेकिन जरा सोचो अगर अपने पास ये चालक गोला हो, इसकी सरफेस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो अपना जो रिजल्ट आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, तो ये वहां से लिया गया है। तो इस तरह से ये इतना सिग्मा इतना, तो सिग्मा की जगह हम अगर वहां 8 नंबर में पुट करें तो df बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर है तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ds हो गया। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो df इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। ओके, और कुल बल ज्ञात करना है तो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ds। तो ये जो अपने पास फोर्स आए, ये फोर्स था सिग्मा के पदों में और ये जो फोर्स है वो विद्युत क्षेत्र के पदों में आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर हाँ यहाँ देखोगे तो df इक्वल्स टू इतना और यहाँ df इक्वल्स टू इतना, तो ये तो था बल। अब हम दाब भी ज्ञात कर सकते हैं कि, और इस बल की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और हम इससे प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, कुछ इस तरह से। तो यहां से फाइंड आउट करो, P इक्वल्स टू कितना आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 8 से, और यहां से हाँ ये रहा, यहां से कितना आएगा df अपॉन ds क्या हो जाएगा P, तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हो गया अपना टॉपिक आवेशित चालक की सतह पर बल। तू नगमा है मेरे दिल की, तू धड़कन है।
तो स्टूडेंट्स अब जो अपना सेकेंड टॉपिक है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या इकाई आयतन में ऊर्जा। तो देखो, ये अपने पास कोई एक खोखला चालक गोला है, ठीक है, और इसको अगर अपने आवेश देंगे तो सिंपल सी बात है, आवेश इसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा ही बनाएगा, कुछ इस तरह से रेडियल नेचर का त्रिज्यीय रूप से, ठीक। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र ये जो अभी मैं बना रहा हूं गोला, इस गोले तक ही सीमित है। मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं। अब अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस चालक गोले को या तो आवेश और देना पड़ेगा जिससे इसका आयतन विद्युत क्षेत्र का बढ़ जाएगा, या फिर अगर मैं इस चालक गोले का, ये जो अपने पास गोली है, कोश है, खोखला गोला है, अगर मैं इसका साइज कम कर दूं, कुछ ऐसे कंप्रेस कर दूं इसको, मान लो मैंने इसको dr दूरी तक कंप्रेस कर दिया, तो अब इस जगह भी विद्युत क्षेत्र शो होगा, यहां भी बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो फिर इतना विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है वो बढ़ गया, लेकिन गोले का जो आयतन है या साइज है वो कम हो गया। तो गोले के आकार में कमी करके, उसको संपीड़ित करके हम विद्युत क्षेत्र के आयतन को बढ़ा सकते हैं, आवेश देकर के हम विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो सिंपल सी बात है, मेरे को कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कौन से बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ये अपने देखते हैं। तो अभी हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा उसका नाम था आवेशित चालक की सतह पर बल, और हमें ये भी पता लग गया कि चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर एक बल कार्य करता रहता है, ठीक है। और अगर बल भी कार्य करता है और दाब भी कार्य करता रहता है, ठीक। दाब कितना होता था, P इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में ds, कुछ इस तरह से था, ठीक। तो अब बात ये आती है कि मेरे को उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, FDR। dr क्या है, इसको दबाया, विस्थापित किया, माना पहले इसकी जो रेडियस थी r थी, ठीक। अब बात ये आती है कि हमें कार्य ज्ञात करना है, तो dw बराबर बल कितना होगा, या था जिस बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, तो बाहर की ओर जो बल कार्य कर रहा था, जो अपने लास्ट टॉपिक में पता लगाया, तो वो बल था F बराबर, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, बल बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल, ठीक है, और दाब कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो बल का फॉर्मूला यहां पुट करो, तो बल अपने पास आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई r स्क्वायर, और साथ में dr, ठीक। ये है गोले का क्षेत्रफल, और ये है वो दूरी जहां तक इसको संपीड़ित किया है, क्षेत्रफल इंटू दूरी। आयतन चूंकि हमने थोड़ा सा संपीड़ित किया है तो थोड़े से आयतन में कमी हुई है, ध्यान रखना, गोले के आयतन में कमी हुई और विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि हुई। तो कार्य इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया अपने पास dv, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात du बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dv। अब मैं यहां से इकाई आयतन में संचित ऊर्जा ज्ञात करना चाहूं तो dv का डिवाइड कर दो इसमें, तो इकाई आयतन में संचित ऊर्जा अपने पास आ जाएगी
du अपॉन dv इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। तो इसको हम UD एनर्जी डेंसिटी या इकाई आयतन में संचित ऊर्जा UV से भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसको एनर्जी डेंसिटी UD से भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं, नो डाउट। अब लास्ट टॉपिक से ही हम जान चुके थे कि जो P इक्वल्स टू अपने पास आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, साथ ही साथ P इक्वल्स टू अपने पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर भी आया था। यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं ये भी एक फॉर्मूला कह सकता हूं, UV इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये है इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक, तो इस तरह से हमने किया क्या, एक बार फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं। जस्ट ये तो करना क्या है, एक गोलीय कोश लेना है, खोखला गोला लेना है और उसको आवेशित कर लेना है। जैसे ही उसको आवेशित किया, आवेश उसकी सतह पर वितरित हो गया, फिर वो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक, 3D टाइप से। अब अगर मैं उस विद्युत क्षेत्र को बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से, या तो मैं इसको चार्ज Q दूं या मैं इसके आयतन में, गोले के आयतन में क्या कर दूं, कमी कर दूं, इसको कंप्रेस करके। ठीक है, अगर मैं आवेश दूंगा तो पहले से मौजूद आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध मेरे को कार्य करना पड़ेगा, और अगर मैं आयतन में कमी करूंगा तो ये जो बाहर की और पहले से ही बल लग रहा है, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, उस बल के विरुद्ध मेरे को कार्य करना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य dW बराबर होगा FdR। F है बल जो पहले से ही बाहर की ओर मौजूद है, और dr जो है वो है विस्थापन। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। अब बात ये आती है कि हमें बल याद नहीं रहता कितना होता है। ठीक, तो या तो आपको वो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए या आपको दाब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि आप बल बराबर क्या लिख सको, दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, दाब कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरह से। अगर अभी भी आपको दाब का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट बल जो है वो ज्ञात कर सकते हो। याद करो, ये आपको याद होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds होता था। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पर यही फॉर्मूला पुट करना चाहूं बिना उसके, तो बल F बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में ds। तो ds का क्या होगा, इंटीग्रेशन ds गोले का अल्प क्षेत्रफल है, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यही वैल्यू हमने यहां पुट की है। फिर ये अपने पास क्षेत्रफल इनटू डिस्टेंस, ये आयतन हो गया, अल्प आयतन, क्योंकि विस्थापन अल्प है, कंप्रेस जो किया है वो थोड़ा सा कम है। इसी तरह से ऊर्जा ज्ञात होती है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो है आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, सो बबल है अपने पास, कोई साबुन का बुलबुला, उसको चार्ज करेंगे तो फिर वो संतुलित कैसे रहेगा वो अपने को पढ़ना है। तो देखो, तो अपना जो टॉपिक है वो है आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, ये अपने पास, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये अपने पास 100 बबल है, बुलबुला है साबुन का, पानी का। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर होगी एयर, वायु। वो एयर इसकी दीवारों पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, क्लियर, और उस प्रेशर की डायरेक्शन, दिशा कुछ ऐसे है। ठीक है, तो अंदर जो एयर का प्रेशर है उसे हम आंतरिक वायु दाब कह देते हैं। तो अंदर वाले में एयर प्रेशर को नाम दूंगा आंतरिक
वायु दाब हो गया। अब बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वायुमंडल है, तो वो भी तो इस बबल पर एक टाइप का प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक, तो उस बाहर वाले दाब को मैं बोलूंगा बाहरी वायु दाब या वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। ठीक, अंदर वाली एयर चाहती है कि बबल बड़ा हो और बाहर वाली एयर चाहती है कि बबल सिकुड़ जाए, फूट जाए। ठीक है, तो अब अंदर वाली एयर का प्रेशर बाहर वाली एयर से हमेशा ज्यादा होता है, तभी तो बबल फूलता है। ठीक, तो जो इंटरनल प्रेशर है INTP, ये हो गया इंटरनल प्रेशर, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, वायुमंडलीय प्रेशर से ज्यादा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब आंतरिक प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला कम है, तो बबल तो बड़े होके फूटते रहने चाहिए, कभी बबल बनेगा ही नहीं, प्रेशर ज्यादा है, फट जाएगा, फूट जाएगा। क्लियर? तो ऐसा क्या है जो बैलेंस कर रहा है? तो देखो, ये जो फिल्म है, एक तरह से ये वाटर की फिल्म है, पानी की पतली परत है, फिल्म है, और पानी की ये जो फिल्म है इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, जिसके कारण कोई भी ड्रॉप जो है वो गोल होती है। तो वायुमंडलीय दाब के साथ साथ एक अंदर की ओर, मतलब कि कुछ इस तरह से सरफेस टेंशन फोर्स भी वर्क कर रहा है। ठीक, अब वो सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है किसी को, तो देखते हैं किसको कर रहा है। क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, इन दोनों के अंतर को एक्सेस प्रेशर कहते हैं, जिसको हिंदी में दाब आधिक्य कहते हैं। तो दाब आधिक्य P एक्सेस क्या होता है? इंटरनल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? मतलब कि आंतरिक दाब और वायुमंडलीय दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं। तो देखो, माना कि बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10 atm है, ठीक है, क्लियर, या 10 पास्कल है, और अंदर वाला जो है वो 12 पास्कल है। ठीक, तो दाब आधिक्य कितना आया? 12 माइनस 10 2। ओके, अब वो जो 2 आया, उस 2 को बैलेंस कौन कर रहा है? वायुमंडलीय दाब और ये तो आपस में ही सेट हो गए। तो उस दाब आधिक्य को बैलेंस करता है सरफेस टेंशन। ठीक है, एक बार फिर से, अंदर आंतरिक प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, बाहर वायुमंडलीय दाब है। ठीक, इन दोनों का अंतर दाब आधिक्य है, यानी कि वायुमंडलीय दाब अब गायब, अब जो बचा वो क्या है? दाब आधिक्य। ठीक है, इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, इतने बहुत है, बस 2-4 बहुत है, ज्यादा नहीं, चलो 3 बहुत है। अब ये जो बचा ये है दाब आधिक्य। इस दाब आधिक्य को संतुलित करता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव इसको संतुलित करता है, और यदि इस बबल की त्रिज्या r है तो इसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो 40/r होता है 11th क्लास से। यानी कि बात ये है कि दाब आधिक्य को संतुलित करता है पृष्ठ तनाव। एक बार फिर से, अंदर आंतरिक दाब है, बाहर वायुमंडलीय दाब है, आंतरिक दाब ज्यादा है, वायुमंडलीय दाब कम है, उन दोनों का अंतर दाब आधिक्य कहलाता है। उस दाब आधिक्य को बैलेंस करता है बाहर सरफेस वाला पृष्ठ तनाव। ठीक, तो ये हो गया बैलेंसिंग। अब हम इसको करते हैं आवेशित। ये तो थी आवेशित करने से पहले की स्थिति। अब इसको करते हैं आवेशित। तो क्या होता है देखो,
अगर मैं इसको आवेशित करूंगा तो एक और दाब बाहर की ओर प्रोड्यूस हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसका नाम है विद्युत दाब, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, दोबारा से इसको समझो क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। दाब अधिक्य क्या है? दोनों दाबों का अंतर वो बाहर की ओर होगा। ठीक, सरफेस पर क्या लग रहा है? पृष्ठ तनाव, वो अंदर की ओर है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव दाब अधिक्य को संतुलित करता है। ठीक, उसके अगर हम इसको आवेशित करें तो बाहर की ओर एक और दाब लगने लग गया, जिसको हम विद्युत दाब कहते हैं। तो इस तरह से अब जो अपनी इक्वेशन बनी वो क्या है? विद्युत दाब प्लस दाब अधिक्य बराबर 4T/R हो गया। अब देखो, अगर हम धीरे धीरे इस पर आवेश को बढ़ाएंगे तो जो है विद्युत दाब कुछ इस तरह से हो गया। अगर हम धीरे धीरे इस पर आवेश को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो अंदर वाला दाब अधिक्य है वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा? जीरो। अभी जल्दी से पता नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए समझो कि पृष्ठ तनाव जो है वो है 14। ठीक है, और ये जो है ये भी है 14। तो बताओ विद्युत दाब कितना है? जीरो। ये कब की स्थिति है? जब हमने इसको बबल को चार्ज नहीं किया। जैसे ही मैंने इसको चार्ज किया तो इलेक्ट्रिक प्रेशर 1 और दाब अधिक्य हुआ 13। ऐसा हो रहा है क्योंकि अब चार्ज करने से बाहर की ओर दाब बढ़ रहा है, लग रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही ये 7 पर पहुंचा तो ये भी 7 पर, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 14 हो जाएगा, और तो उस समय दाब अधिक्य कितना होगा? जीरो। इसके बाद क्या होगा? अब अगर ये इंक्रीज होता है तो ये 15 हो गया, ये माइनस में होगा नहीं, और ये विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि संतुलन तभी तक रहेगा जब तक दाब अधिक्य जीरो होगा। जीरो के बाद संतुलन की स्थिति खत्म, अब बैलेंसिंग कंडीशन नहीं है। ठीक, तो इस तरह से संतुलन की स्थिति के लिए दाब अधिक्य जो है वो हो जाएगा जीरो, यानी कि उस स्थिति में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 40/R। ये संतुलन की शर्त है चार्जिंग के दौरान। ठीक है, इसके बाद अगर इसको बढ़ाया तो बबल जो है वो फूट जाएगा। तो ये था अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? एक तो रेडियस ज्ञात करनी चाहो तो r बराबर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 एप्सिलॉन नॉट d अपॉन सिग्मा स्क्वायर। और क्या ज्ञात हो जाएगा? सिग्मा ज्ञात हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा √8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। और हमने इसको कितना आवेश दिया है? Q भी ज्ञात हो जाएगा। Q बराबर क्या होता है? क्योंकि आवेश कहाँ है? सतह पर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व काम करेगा सिग्मा इनटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। और सिग्मा क्या है अपने पास? एक सेकेंड, सिग्मा क्या है अपने पास? पुट कर दो, तो Q इक्वल टू होता है सिग्मा की जगह √8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r, और बाहर 4πr²। इस r² को अंदर ले आओ रूट में, तो क्या हो जाएगा? √8 एप्सिलॉन नॉट t r4 अपॉन r 4π। r² को अंदर लाओगे r4 ही होगा, क्योंकि वापिस बाहर जाएगा तो r² बन जाएगा। r से एक r कैंसिल, तो रिजल्ट आया 4π √8 एप्सिलॉन नॉट t r3। तो ये है आवेश की मात्रा, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात किया, और थोड़ी देर पहले त्रिज्या भी। ठीक, अब इसमें डाउट कई बार ये रह जाता है कि सर ये जीरो कैसे हो गई? ये बात पता नहीं चली कि जो दाब अधिक्य है वो जीरो कैसे हुआ। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा।
माना ये कोई लकड़ी का एक टुकड़ा है, थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझने के लिए ध्यान रखना, हैवी है और ठीक नीचे की ओर भार बल लग रहा है। मैं उसको ऐसे बताता हूं, ये जो है नीचे की ओर लगने वाला भार बल है, नीचे लकड़ी का टुकड़ा जो है वो गिर रहा है और यहां से कोई व्यक्ति पर्सन इसको पकड़ के खड़ा हुआ है, ऐसे इसने पकड़ रखा है, ठीक है। तो पर्सन जो है वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और भार बल नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक। यानी कि दो फोर्स काम कर रहे हैं, ये फोर्स काम कर रहा है ऊपर की ओर और ये फोर्स काम कर रहा है नीचे की ओर। तो अभी दोनों फोर्स इक्वल है, कहने का मतलब लकड़ी का टुकड़ा ना तो नीचे गिरेगा ना ही ऊपर जाएगा। अब जरा बबल के बारे में सोचो, जब हमने बबल को आवेशित नहीं किया तब अंदर होता है आंतरिक दाब, बाहर होता है वायुमंडलीय दाब, अंदर वाला ज्यादा है बाहर वाला कम है, इसका मतलब अंदर दाब अधिक्य है, ठीक। और बाहर जो है वो सरफेस टेंशन है, यानी कि दाब अधिक्य यहां पर ये है, ठीक, जो उसको ऊपर धकेल रहा है और सरफेस टेंशन यहां पर ये है जो उसको दबाना चाह रहा है, ठीक। अब बात ये हुई, अभी हमने इसको आवेशित नहीं किया, ठीक। अब मान लो यहां से कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने धीरे से इसको सपोर्ट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये आप इसको पकड़कर खड़े हो, आपको क्या लगेगा कि मैं जितना बल लगा रहा था उसको रोके रख रहा था, अब तो उतना है ही नहीं, यानी कि जो आप काम कर रहे थे अब उस काम को ये करने लग गया, तो ये नया आया है, तो ये है अपने पास विद्युत दाब। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे किसी गाड़ी को अपने मान लो इस तरह से कोई गाड़ी है और अपने उसको मान लो पकड़ रखा है, किसी भी टायर को या कुछ पकड़ रखा है, जैक लगाना शुरू किया, जैसे जैसे जैक अपना जो फोर्स अप्लाई करेगा मतलब कि उसको उठाएगा, तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरा जो भार है वो तो ना के बराबर है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये हट जाएगा, ठीक। उस समय क्या होगा बताओ, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत दाब इसके बराबर हो चुका है, अर्थात इस स्थिति में विद्युत दाब जो है वो सरफेस टेंशन को हैंडल कर रहा है, जबकि जो दाब अधिक्य था वो अब क्या है, जीरो है, यानी कि ये हम थे, अब हमारा कोई रोल ही नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को। तो ये था अपना टॉपिक, ओके। और साथ ही साथ ये था अपना चैप्टर। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे, तब तक आप जल्दी से जल्दी जो इसका वर्क है वो फिनिश कर लो।